बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट सीक्वेंस में रहने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशंस बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, हमारे सारे लेक्चर्स शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो शॉर्ट सिलेबस में आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ पोर्शन है जो कि स्किप किया गया है, जिसमें ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। हमने किसी भी पॉइंट ए से बी तक जाना है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, तो उसके मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। या आप ये कर्व्ड पाथ में जाएं, आप 2 स्ट्रेट पाथ ले लें, आप एक स्ट्रेट पाथ ले लें, तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं। उन पाथ्स में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये एक एनिमेशन देख रहे हैं, ये एक इंसेक्ट है जिसने पॉइंट ए से बी तक जाना है। वो वैसे तो कर्व्ड पाथ ले रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हमने इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और एरो हेड जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, विच इज डिनोटेड बाय दिस ब्लू एरो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ। अच्छा, उससे पहले ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पे जो बुक में मेंशन है, द डिस्प्लेसमेंट इज दैट अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो ये भी इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो उसकी पोजीशन में चेंज आता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो जो पोजीशन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आती है। उसके बाद हम आ रहे हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी जो है हम कहते हैं इट इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इसकी स्पीड वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है उसको हम स्पीड कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है या एक गिवन टाइम में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी स्पीड बन जाती है। और जब हम डायरेक्शन असाइन कर देते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, d/t। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी जो है वो एक एवरेज क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर होगा और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, जो अब हम समझने लगे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है some quantity which we are calculating within an instant of time। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यह है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का होगा, तो उसके बीच में एक टाइम का इंटरवल आता है। उस टाइम के इंटरवल में जो है क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी की, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक इंस्टेंट के ऊपर उस क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई मोशन हुई है फ्रॉम सम पॉइंट ए टू सम पॉइंट बी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि 5:15 पर उसकी स्पीड की उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, तो उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब इंस्टेंट जो होता है, अब आपको पता है कि वो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि 2 पॉइंट्स के डिफरेंस के टर्म में बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली वो जो डिफरेंस होता है दो इंटरवल्स के बीच का, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इंस्टेंट बिल्कुल आप समझ लें जैसे आपने पलक झपकी है तो एक इंस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको कहें कि डेल्टा टी की फॉर्म में इंस्टेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कहेंगे कि डेल्टा टी जब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है या जीरो को अप्रोच करता है, तो उस वक्त जो है हमारा एक इंटरवल होता है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है। यहाँ हमने लिमिट लगा दी है चेंज इन टाइम पर। ठीक है, टाइम इंटरवल पर, कि डेल्टा टी इज
अप्रोचिंग टू जीरो मीन्स कि हम एक खास इंस्टेंट को अप्रोच कर रहे हैं, एक खास इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, ये आपको एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। In the same way as we defined instantaneous velocity, we can also define instantaneous acceleration. तो एक्सेलरेशन की वो वैल्यू जो हम एक किसी खास इंस्टेंट पर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आप इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है इक्वेशन 3.4 में, ठीक है। उसी तरह से हमने लिमिट लगाई है डेल्टा टी के ऊपर, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये हमारा एक इंस्टेंट बन गया और बाकी डेफिनेशन एज इट इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक चीज आपने जहन में रखनी है, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कन्वेंशन है, हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि इट विल बी द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम होता है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है। अच्छा, इस टॉपिक में डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं, ये आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे होंगे 3। तो चूँकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं आपको इन सब केसेस का एक जनरल रिजल्ट जो है वो बताने लगी हूँ, ठीक है। वो जनरल रिजल्ट जो है वो आपने बस याद रखना है एज अ कॉन्सेप्ट, बाकी इसको एज इट इज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस का रिजल्ट ये है कि जब भी हम v और t यानी कि x एक्सिस की क्वांटिटी और y एक्सिस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे आपको बाय फार्मूला भी पता है एस v इक्वल्स टू एस ओवर टी होता है। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अगर वहां से हम डिस्टेंस निकालें तो वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम आते हैं। तो v और t यानी x और y को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आती है। मोर ओवर, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, जो भी कर्व आता है, चाहे इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, चाहे इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आए, चाहे इस तरह एक कर्व्ड लाइन आए, जो भी आपके पास शेप बनती है ग्राफ की, उस ग्राफ के नीचे जितना एरिया कवर्ड होता है वो एरिया जो है वो एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय वाई एक्सिस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं कहीं पर तो नोट कर लें कि the area between the velocity time graph and the time axis is numerically equal to the distance covered by the object। यानी कि आप velocity time graph में, यहाँ पे velocity मिस हुआ है, आपने लिखना है the area between the velocity time graph, okay, it is accurate, जो पढ़ने में मिस्टेक हुई थी। The area between the velocity time graph and the time axis, यानी कि जो भी आपकी ग्राफ की शेप बनी है उसके नीचे जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये रिजल्ट बस आपने याद रखना है। बाकी जो पीछे 3 केसेस डिस्कस हुए हुए हैं ये वन बाय वन उसी रिजल्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, जो भी उसकी शेप बनती है उसके नीचे जो भी एरिया कवर्ड होता है that gives you the distance covered by that object। तो ये था velocity time graph। Next is review of equations of uniformly accelerated motion। एक बात याद रखिएगा, अभी हम जितनी भी मोशन डिस्कस करेंगे, जो भी उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशंस होंगे, जो भी लॉज होंगे, वो सब सिर्फ तब एप्लीकेबल होंगे जब मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगी, यानी कि आपके वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो,
आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, वो तभी एप्लीकेबल होगी। वेरिएबल वेलोसिटीज, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो एक सेट है इक्वेशंस ऑफ मोशन का जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मोशन में, ठीक है। सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली मोशंस के लिए इक्वेशंस हैं, राइट। आप अज्यूम कर लें इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, और किसी टाइम इंटरवल टी के दौरान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एस है। तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस बनता है। फर्स्ट वन इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड वन इज एस इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 multiplied by t is equals to VIT plus half AT squared, and the fourth one is VF square equals to VI square plus 2AS। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्म मोशन की हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ये सारी मोशंस जो हैं वो लीनियर मोशंस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो ऐड करने लगे हैं वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज कांस्टेंट, और उसमें हम अजम्पशन लेते हैं कि ये फ्रिक्शन इग्नोर करती है, ठीक है। तो वो उस आइडियल केस में जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो भी मोशन है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गई ना, तो उनके लिए भी ये इक्वेशंस अप्लाई होंगी, ये चारों इक्वेशंस। फर्क सिर्फ क्या आएगा कि जहां जहां आपको ए नजर आ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन नजर आ रहा है उसकी जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस जो हैं कैसे हम इसको ग्रेविटेशनल मोशन के लिए इसको जस्टिफाई करेंगे या इसको मॉडिफाई करेंगे, वो ये है कि हम हर जगह जहां भी आपको ये नजर आ रहा है उसको आप जी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ जी आ जाएगा, इस ए की जगह जी आ जाएगा, और इस ए की जगह जी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशंस का जो सेट है वो ग्रेविटेशनल मोशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, राइट। एक और छोटी सी चीज़ कि मैं एक बॉल की एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी है, वो ऊपर जाती है अपने मैक्सिमम लिमिट तक, फिर जस्ट एक इंस्टेंट के लिए स्टॉप होती है और फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। अब इस मोशन के दौरान हमने दो चीजें देखी हैं, एक अपवर्ड मोशन है और एक डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। इस सूरत हाल में हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दो साइंस मिलेंगे, एक उस वक्त जब वो ऊपर जा रही होगी, एक उस वक्त जब वो नीचे आ रही होगी। तो बाय कन्वेंशन हम कहते हैं कि अगर आपकी मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस अलोंग द ग्रेविटी है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है यानी कि अपवर्ड है तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से हमने कन्वेंशन सेट की हुई है। अपवर्ड मोशन हो तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड मोशन हो तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे हमें साइंस ज़रा गौर से देखने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली जो है किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा नजर आ रहा होगा, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced external force, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट पर ही पड़ी रहेगी, या अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करिए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी।
उसकी स्टेट में चेंज सिर्फ तब आएगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और यहाँ से जो है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डिफाइन करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम कहते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन ओबे हो रहे हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। और इसमें ये क्या आपको बताता है कि जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। The acceleration produced varies directly with the applied force and inversely with the mass of the body. And mathematically it is given by F equals to ma. ठीक है, third law is action and reaction are equal and opposite. यानी कि आपने एक एक्शन किया है फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, तो आपको एक रिएक्शन वाली फोर्स भी रिसीव होती है। ठीक है, और ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो हैं ये इक्वल होती हैं, राइट। तो ये थी न्यूटन्स लॉ। नेक्स्ट वन इज मोमेंटम। अब मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं आपके चैप्टर्स में से, और फिर इम्पल्स की जो है वो डिटेल जो है गिवन है। तो इससे पहले मोमेंटम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम आपको पता है फिजिकली हम कहते हैं मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है, हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होता है। आप मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, मैं दोनों पर एक जितनी फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, दोनों पर एक जितनी फोर्स लगा रही हूँ। अब ऑब्वियसली जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मूव करेगा, कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जितनी फोर्स लगाने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट में ज्यादा मोशन हुई, जबकि ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट में कम मोशन हुई। तो इस तरह कि कितनी मोशन हो रही है या कितनी वेलोसिटी जनरेट हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको हम कहते हैं कि ये मोमेंटम है। बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं क्वेश्चन 3.10 में, P equals to mv. P is the symbol for momentum, m is the mass and v is the velocity. अब mass एक स्केलर है और velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, दैट इज मोमेंटम। अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो इसका यूनिट निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। ये कन्वर्जन आपने खुद करनी है, हमने क्लास में भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। कन्वर्जन जो है ये आप खुद करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड में। ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने शुरू में जो आपको एग्जांपल दी हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की, वहां मैंने फोर्स का जिक्र किया था कि एक जितनी फोर्स लगाई दोनों पर। ठीक है, और उससे जो है एक लाइटर ऑब्जेक्ट में, लाइटर मास में ज्यादा मोशन हुई या ज्यादा वेलोसिटी हुई, जबकि हैवियर मास में कम वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि मोमेंटम का फोर्स के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्म में हम निकालते हैं। अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन क्या था, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा वी को हम लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। मोर ओवर बाय सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, F इक्वल्स टू एम ए है, वहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालें दैट विल बी F ओवर एम। ठीक है, इन दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप कंपेयर करें,
कंपेयर करने के बाद आपका ये रिलेशन निकलता है। मैं इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा mvf माइनस mvi। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम p इक्वल्स टू mv, लिहाजा mvf विल बी द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि vf जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, एंड mvi इज द इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, F इंटू टी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो है ये रिलेशन है मोमेंटम में और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं इम्पल्स। इम्पल्स से जो है अब हमने अपनी डिटेल्स शुरू करनी है। ठीक है, अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस की उसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, और टाइम इंटरवल भी एक प्रॉपर मौजूद होता है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, वो वेरिएबल होती हैं, मतलब वेरी कर रही होती है, उनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है उन फोर्सेस की, और वो बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट करती हैं। इसकी मिसाल है कि जब कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है और वो अपने बैट से क्रिकेट बॉल को हिट करता है, तो अब देखें कि वो जो फोर्स लग रही है वो बहुत लार्ज फोर्स होती है। ठीक है, बहुत लार्ज है और वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए जो है उस बॉल पर लगती है। इस तरह के सिचुएशन में जो फोर्स और टाइम, यानी कि वेरिएबल फोर्स और शॉर्ट टाइम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स है। अभी हमने पीछे देखा था F इंटू टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी होगा कि उस वेरिएबल फोर्स और शॉर्ट टाइम का जो प्रोडक्ट है वो उस बॉल के मोमेंटम के चेंज के बराबर ही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में हमने उसको इम्पल्स कहा है क्योंकि फोर्स जो है वो अब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है और टाइम शॉर्ट है। तो जब भी आपके पास वेरिएबल फोर्स एक्ट करे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो हम कहते हैं कि ये इम्पल्स है। इसका प्रोडक्ट, इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स के बराबर होगा। ठीक है, सो इम्पल्स इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय T which is equal to mvf minus mvi और change in momentum, right? ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 3.2, ये आप खुद करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन करने लगे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अभी ये जो कोविड-19 है, इसमें हमने सुना था कि जिसको भी होता है वो आइसोलेट हो जाता है, जिसको भी कोविड-19 डिजीज होती है वो आइसोलेट हो जाता है। तो उस आइसोलेट होने का क्या मतलब है कि वो बाकी एनवायरनमेंट से जो है बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, उसका कोई लिंक नहीं रहता बाकी एनवायरनमेंट से। ठीक है, आइसोलेट का इस तरह से ये मतलब होता है। तो इन द सेम वे आइसोलेटेड सिस्टम, हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसका बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता। अब ऑब्वियसली जब फिजिक्स के टर्म में हम लिंक की बात करते हैं तो फोर्सेस जो हैं उन्हीं का जिक्र आता है कि फोर्स लग रही है या फोर्स लगाई जा रही है। तो जब हम कह रहे हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं एक गैस की, जिसको हमने एक वेसल में बंद किया हुआ है, ग्लास वेसल में। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इस वजह से ये सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, हाँ, अब बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन उसकी इंटरनल फोर्सेस तो मौजूद होंगी ना, जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या जिस वेसल में बंद हैं उस वेसल की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो इंटरनली फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन एक्सटर्नली कोई फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम हुए जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी।
अब हम करने लगे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम लेने का मतलब ये है कि बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, जितने भी फोर्सेस होंगी उसकी इंटरनल फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो ये फिगर 3.8 देखिए, ये वाली। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉल्स मौजूद हैं। एक का मास m1 है और ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है। एक का मास m2 है, ये वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है। v1 थोड़ी सी ग्रेटर होगी v2 से और ये थोड़ा सा तेज मूव करेगी और इसके साथ कोलाइड कर जाएगी। कोलाइड करने के बाद अब इनके ऊपर रिएक्शन की फोर्सेस लगेंगी। ये रेड वाला बॉल ब्लू वाले बॉल पर फोर्स लगाएगा और ब्लू वाला बॉल रेड वाले पर फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स रेड वाले बॉल पर लगी है बाय दिस ब्लू बॉल, उसको हमने एफ कहा है, और जो ब्लू बॉल पर फोर्स लगी है उसको हमने एफ प्राइम कहा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं आपको यही बता देती हूँ कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक्शन और रिएक्शन वाली बात हुई कि ब्लू वाले ने रेड पर बॉल लगाई और एज अ रिएक्शन रेड वाले ने ब्लू पर बॉल लगाई। तो अभी हमने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फोर्स सॉरी एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एफ और एफ प्राइम इक्वल होंगी लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर हम एफ को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एफ प्राइम नेगेटिव होगा, या अगर एफ प्राइम को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एफ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, ये इक्वेशन एफ प्राइम इक्वल्स टू माइनस एफ। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि हम केस डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ ही चीजों को एक्सप्लेन करते जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट। कोलिजन के बाद एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस एक्ट की, एफ और एफ प्राइम, और उसके बाद ये दोनों बॉल्स जो हैं उनकी वेलोसिटीज चेंज हुई। वेलोसिटीज चेंज होकर इन दोनों ने रिलेटिव डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हैं, m1 की जो वेलोसिटी है उसको हमने v1 प्राइम कह दिया और m2 की जो वेलोसिटी है उसको हमने v2 प्राइम कह दिया, राइट। तो ये जो है ये हो गई हैं वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब हम जो है इसके इस सिस्टम के ऊपर ये जो सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की है इसके ऊपर सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने लगे हैं मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। जो कि हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इस वजह से मोमेंटम वाली चीज हमने लेकर आनी है। तो इस वजह से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम का जो रिलेशन निकाला था ना वो यूज करने लगे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ब्लू ब्लू बॉल जो है जिसका मास m1 है उसके लिए लिखते हैं कि क्या इक्वेशन होगी। तो ये होगी एफ प्राइम मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि इसकी फोर्स एफ प्राइम है, ठीक है, इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका फाइनल मोमेंटम यहाँ से बनेगा m1v1 प्राइम और इनिशियल मोमेंटम बनेगा m1v1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई m1v1 प्राइम माइनस m1v1। ये इक्वेशन बन गई है मैथ्स 1 के लिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप मैथ्स 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो बन जाएगी f मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। ऐड करने के बाद चूंकि इन दोनों में टी था तो वो कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया एफ प्लस एफ प्राइम, और जो मैथ्स 1 वाली टर्म्स थी वो ये आ गई और मैथ्स 2 वाली टर्म्स ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, जो अभी हमने कहा था कि एफ और एफ प्राइम जो है इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था, तो ये हम यूज करेंगे इसकी जगह। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम कर दूं तो एफ प्राइम की जगह आप लिखते हैं माइनस एफ, ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो एफ माइनस एफ जो है वो जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ पे आ गया और ये चीज जो है वो एज इट इज रही। ऑल राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो नेगेटिव टर्म्स हैं जैसे कि माइनस m1v1 है और माइनस m2v2 है,
इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है जहाँ पे 0 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बनता है, देखें ये वाली टर्म्स उधर जाके पॉजिटिव हुई ना, तो ये बना m1v1 प्लस m2v2, और इस साइड पर क्या रह गया, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब अगर इस इक्वेशन को 3.13 को हम और से देखें तो ये क्या है, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2, तो ये इनिशियल सिचुएशन का टोटल मोमेंटम हो गया ना। ठीक है, दोनों बॉल्स का मोमेंटम जब हम सम करेंगे तो टोटल मोमेंटम निकल आएगा। और चूंकि ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल केस था जिसमें अभी कोलिजन नहीं हुई थी, तो इस वजह से इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरह से ये जो लास्ट सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन है, इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, इस बॉल का मोमेंटम प्लस इस बॉल का मोमेंटम, यानी कि m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो यही इक्वेशन जो है वो ये बन रही है। तो ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हमने ये साबित कर दिया कि total momentum, total linear momentum of an isolated system remains conserved or कांस्टेंट। या अगर हम इसके चेंज की बात करें, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम माइनस टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन टोटल मोमेंटम हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू वॉल सिस्टम इज 0। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो क्या होगी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव कर दिया है। एग्जाम्पल अगर आप देखें 3.3, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की ही है, और इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।